हेलो दोस्तों, आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जिन भाइयों का एग्जाम 27 और 28 नवंबर को है, उन सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। अब बात करते हैं भैया कि एग्जाम जिनका 27 और 28 नवंबर को है, आज भैया 25 नवंबर हो चुकी है, कल 26 है और परसों आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। तो जिनकी एग्जाम सिटी दूर आई है, वो कहीं ना कहीं कल कोई सुबह जाएगा, कोई सामने जाएगा, तो कल तो वो सिर्फ ट्रैवल करेंगे। तो आपसे जो पढ़ाई आपने करनी थी, वो शायद मेरे हिसाब से आपकी पढ़ाई आपने कर चुके हो। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, जिनकी तैयारी ठीक ठाक भी तैयारी है, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाई थी वो आपने कर ली है। और आप ऐसे नहीं है कि ट्रैवल करते करते ही पढ़ते जा रहे हो, वहाँ एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, आसपास रूम ले रहे हो, पढ़े जा रहे हो, दिमाग को ख़राब कर रहे हो। भैया ये टाइम है, अपना दिमाग भी एक इंजन की तरह है, तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। मस्त रहो, खुश रहो। और जिनकी तैयारी भैया बिल्कुल भी नहीं है, जिन्होंने मतलब अब एग्जाम आए तो किताब उठाई है, तो उनके लिए तो वो भाई जो पढ़ सको आप पढ़ सकते हो जितना एग्जाम तक। लेकिन जिनकी तैयारी ठीक है, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप बस रिलैक्स रहो। जो पढ़ाई आपने करनी थी वो पढ़ लिया, और ये विश्वास रखना, ये अपने मन में रखना कि एग्जाम में वही आएगा भैया जो आपने पढ़ा है। इस माइंड सेट के साथ में अगर आप जाओगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होगा। तो दोस्तों आपको मतलब ये है कि अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रैवल करके जाओ, आराम से अच्छा खाना खाओ, ज़्यादा इधर उधर का खाना नहीं खाना है कि आपको समस्या है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, पेट खराब हो। सादा और शुद्ध खाना आप खाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम जो सिटी आपका जो सेंटर है, उससे आप आसपास ही कहीं पर रूम लेके और मस्त रहिए। और सबसे बढ़िया बात यह है भैया, जिनका 27 को एग्ज़ाम है, 26 की जो रात है उनमें मस्त आराम से नींद लेके सोइए। जिनका एग्ज़ाम 28 को है, वो 27 की नाइट को मस्त नींद लेके सोइए, ठीक है ना। नींद लेना, प्रॉपर तरीके से नींद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा नींद लोगे, दिमाग रिलैक्स रहेगा, उतना अच्छा आपका एग्जाम होगा। और देखो, एग्जाम स्टार्ट करने, जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो, तब वहाँ जाते वक्त पहली बात तो पॉजिटिव रहना है। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होना भैया जी, तो एग्जाम जब स्टार्ट हो तो पहली बात तो पॉजिटिव रहना, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। बस ये दिमाग में रखना कि हाँ एग्जाम अच्छा होगा। और एग्जाम देते वक्त किसी क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है भैया। आप देखो, सेक्शन वाइज आपका जो पैटर्न है वो आएगा, पहले कुछ भी आ सकता है, मैथ रीजनिंग जो भी आएगी, तो आपको पेपर देते हुए जाना है, आगे बढ़ना है। मैथ आया तो मैथ के कुछ क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन आपसे हो गए ना, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं भैया, उन पर अड़ना नहीं है, अपनी ताकत नहीं दिखानी वहाँ पे कि हाँ नहीं मैं तो इसको करके छोड़ूंगा, मेरे से यार ना 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 ना। जो ज़्यादा भले वो क्वेश्चन आपसे हो जाए, बड़ा क्वेश्चन है भैया, छोड़ दो, राम राम साहब आगे जाओ, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन इजी हैं, जैसे मैथ के 25 क्वेश्चनों में से आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन बना दिए, किसी ने 18 बना दिए, बहुत अच्छी तैयारी है, तो हो सकता है कोई 20 भी बना दे। पर जो जो क्वेश्चन आपसे इजी हैं, फर्स्ट राउंड में आप उनको कर रहे हो, बिना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहे, 1 से 1.5 मिनट के अंदर हो रहे हैं, उनको करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इसी प्रकार पे रीजनिंग में 30 क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात बताऊं भाई साहब, ग्रुप डी की रीजनिंग 1 नंबर रीजनिंग आती है, ऐसा माना जाता है। एनटीपीसी से काफ़ी अच्छी रीजनिंग पूछते हैं ग्रुप डी के अंदर, ठीक है ना। तो उस रीजनिंग को मतलब उसमें आपके पास 100% टाइम लगेगा। आपसे मैं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, रीजनिंग में आप टाइम खराब करोगे, मतलब करोगे। इसलिए ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। जो क्वेश्चन बड़े हैं उनको राम राम साहब मतलब आगे बढ़ते जाओ, उनको बाद में देखना, टाइम बचे तब बाद में। जो क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं ना, इजी हैं, आ रहे हैं, 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है, उनको करते जाओ। ये नहीं सिटिंग अरेंजमेंट में भाई साहब उसने 9 क्वेश्चन बिठा दिया, आप उसमें लड़ते जा रहे हो, नहीं मैं तो करूंगा, 5 मिनट लगा दिए, और इसकी भी गारंटी नहीं है कि भैया वो सही हो जाए। और गलती से भी वो गलत हो गया तो एक तो टाइम गया, दिमाग पे प्रेशर बन गया, ऐसी की तैसी हो गई। ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना। फिर आपको साइंस करना है, फर्स्ट राउंड में मतलब आप ये करो, फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप दो उसको फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन कर दिए, है ना। कोई हो सकता है 60 भी कर दे, कोई भाई हो सकता है 40 पे भी रह जाए, ठीक है। तो मतलब ये नहीं रहना है, जितने आपसे हो रहे हैं वही करना है। फालतू नेगेटिव एडिविटी के चक्कर में आपको नहीं जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड अटेम्प्ट लेना है। और हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे, पेपर हार्ड आ गया या इजी आ गया, हार्ड आ गया तो ज़्यादा नर्वस नहीं होना, इजी आ गया तो इसका मतलब नहीं मैं धड़धड़ करे जाऊँगा, करे जा रहे, एक मतलब थोड़ा लिमिट में रखना है उसमें अटेम्प्ट करने की। और आप यहाँ जितना अभ्यास आपने आज तक किया है ना, उसका पूरा वहाँ आपको फायदा होने वाला है, डेफिनेटली फायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी को मैं बता देता हूं। देखो, आप इधर उधर कुछ चीज़ों में भटके हुए हो। कुछ लोगों की जो कमी मतलब गलती करने वाले वो ये है भैया, कट ऑफ की बात। कट ऑफ के बारे में कोई बोल रहे हैं भैया सेफ स्कोर कितना रहेगा, कट ऑफ कितना रहेगा, तो उस हिसाब से वो अटेम्प्ट लेंगे। तो भैया जी, एक तो आपको आते ही नहीं है और उस हिसाब से आप अटेम्प्ट और ले रहे हो। तो देखो, एक नॉर्मली मैं बात करता हूँ, जो कैंडिडेट 10th और ITI से है ना, तो उनके लिए अगर 10th ITI वाला बंदा जनरल कैटेगरी से है, तो वो अगर 70 के आसपास 65 प्लस भी अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है ना, मतलब 65 के प्लस वो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर पेपर हार्ड है तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर ये पेपर हार्ड है कैसा है, वो सबको पता चल जाता है, ठीक है। तो 65 प्लस में अगर कोई जा रहा है तो उसको भैया जी नेगेटिव सोच समझ के करने हैं, ठीक है। और जो SC ST या किसी भी कैटेगरी से है और वो 60 के आसपास जा रहा है, 65 अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसके लिए भैया जी ये है कि नेगेटिव से आपको बचना ही बचना है। और 10th ITI में है, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है भाई, वो 30 अटेम्प्ट कर पा रहा है, सिर्फ 25 ही अटेम्प्ट कर पा रहा है, अटेम्प्ट ही कम कर पा रहा है, भैया 10th ITI के अंदर माफ करना कि कदापि 50 से कम रो मार्क्स की तो आप सोचो ही मत। 10th ITI वालों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछली बार आपने देखी जब 1 लाख वैकेंसियों में इतनी कट ऑफ भैया, तो ये तो भाई 32,000 वैकेंसी आई है।
है ना। इनमें से 20% जो 6400 वैकेंसियां हैं वो तो सीसीए वालों की हैं, बाकी एक्स सर्विसमैन के तो आपकी तो लगभग 20,000 के आसपास ही वैकेंसियां बची भैया। तो आप समझदार हो, खुद समझदार हो, इसलिए आपको क्या है कि थोड़ा सेफ चलना है। मैं ये बताता था कि जनरल कैटेगरी के अंदर जिनकी 70 प्लस अगर स्कोर है, 70 और 70 के आसपास या 70 प्लस जिसका स्कोर है वो बहुत अच्छा स्कोर है, उसका सिलेक्शन तो होएगा ही होएगा। लेकिन 60 और 70 के बीच में जिनका रो मार्क्स बढ़ जाएगा उनकी भी सिलेक्शन की संभावना रहेगी। नॉर्मलाइजेशन बहुत चीज फैक्टर आपको बाद में पता चल जाएगा इन चीजों का। अब बात करते हैं सीसीए वाले कैंडिडेट की। तो देखो सीसीए वाले कैंडिडेट की सिर्फ और सिर्फ यही बात है भैया, आप कट ऑफ के पीछे मत भागना कि कट ऑफ कितनी जाएगी और उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर दो। देखो नहीं, नेगेटिव तो भाई करना ही मत, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, सीसीए में जिन भी कैंडिडेट के नंबर भैया मतलब ये मान के चलो कि 40 प्लस रो मार्क्स भी आ गए ना, 40 प्लस, मैं हमेशा 50 प्लस की बात करता हूं, लेकिन जिनके भी 40 प्लस रो मार्क्स आ गए ना उनका भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। भले ही आप देख लेना, रो मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मलाइज मार्क्स की नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहना है। जिनके मान लीजिए 20 नंबर भी अगर आ रहे हैं, मतलब आते हैं, ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल है मेरे ग्रुप में, आपने देखा ही होगा, है ना। 20 से कम वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो अगर 20 से कम भी अगर आपके आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी का 20 नंबर आ गए, अच्छा करो, ज्यादा आ जाए, पेपर तक ज्यादा आ जाए, लेकिन अगर 20 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। नहीं, पॉजिटिव रहो। मान लीजिए आपके 20 नंबर आए और हो सकता है वो जो शिफ्ट है वो बहुत हार्ड हो और आपके कम से कम 15 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में और बढ़ जाए, बढ़ जाए, तो कितने हो गए भैया, 35 से 40 नंबर हो गए। और 35-40 नंबर वहाँ हो गए और उधर से मतलब आपकी जो एनएससी की सर्टिफिकेट में मान लीजिए वहाँ से भी आपकी ठीक ठाक परसेंटेज है, दोनों को मिला दिया, आपके लगभग 55 से 60 के आसपास नंबर बढ़ गए दोनों में मिला के। और क्या बोलते हैं फिर, और मान लीजिए आपका जो फॉरम है वो ऐसे बोर्ड से है जो कंपटीशन बहुत ही कम है, या जो कैंडिडेट है वो है ऐसे हैं वो कंपटीशन ही नहीं है, तो सिलेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और हम ऐसा जज ही नहीं कर सकते सीसीए के बारे में, तो ठीक है ना। तो जितना भी आपका स्कोर बन रहा है, किसी का 20 बन रहा है, किसी का 30 बन रहा है, 40 बन रहा है, 50 बन रहा है, 60-70 जितना भी बन रहा है ना, आपको अपने स्कोर को बस बेहतर करना है। देखो ओवरऑल अगर मोटा मोटी बात करें तो सीधी सी बात है, जो कैंडिडेट 40 और 60 के बीच में सीसीए के अंदर अटेम्प्ट कर रहा है और नेगेटिव नहीं कर रहा है तो वो मैं उसको अच्छा मानूंगा। उससे ज़्यादा कोई कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो दूसरी बात, जिनके नंबर वो बता रहे हैं कि भाई हमारे तो 60 प्लस नंबर आ रहे हैं, 70 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ओपन कैटेगरी से चले जाएंगे, ठीक है। और सीसीए वाले जो हैं उस ग्रुप में, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़, उस चीज़ का फायदा भी जरूर होगा। पॉजिटिव रहो, अच्छे रहो, सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। और बस अच्छे माइंडसेट से जाना है, घबराना नहीं है, पेपर में घबराना नहीं है, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, ठीक बात। और किसी को किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो वो डाउट हमको मैसेज करके कर सकता है, वो आप सीसीए वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हो। भाई साहब वो 630 कैंडिडेट का सीसीए का ग्रुप हो चुका है, आप भी उसमें ऐड हो सकते हो। नमस्कार। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मोती सी चमकाऊंगी तो सपने बड़े देख, पूरा करके ये तेरा शेर और ये तेरा शेरनियां दिखलाएंगी। बोलो जय हिंद, जय भारत।